हेलो फ्रेंड्स, फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हम बायोलॉजी का आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका नाम होगा डीएनए और आरएनए। दोस्तों, डीएनए और आरएनए को जानने से पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी कोशिका से जरूर लेना चाहेंगे, फिर आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोशिका आप सभी जानते हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। और कोशिका जो होती है वह दो रूपों में पाई जाती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। हम सभी जानते हैं कि वैसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होता है वह केंद्रक अल्प विकसित होता है, या केंद्रक आप कहेंगे कि लगभग अनुपस्थित होता है, उससे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरा नंबर होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक जो होता है विकसित रूप से पाया जाता है, अर्थात इसमें 100% केंद्रक उपस्थित होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो डीएनए है और आरएनए है, इन दोनों में एक शब्द आता है न्यूक्लिक, और न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक। जिसमें केंद्रक ही नहीं होगा उसमें आप बताएंगे कहां से हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक कला होता है और उसके बाद गुणसूत्र होता है, और ये जो केंद्रक होती है ये वास्तविकता रूप से गायब होती है। अतः हम लोग डीएनए और आरएनए का अध्ययन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं करके यूकैरियोटिक कोशिका में करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में ही क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों, अब केंद्रक जो होती है वो केंद्रक होती क्या है, इसको जरा समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास कोशिका होती है उस कोशिका का 3 भाग होता है। एक नंबर होता है कोशिका की बाहरी परत, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। मध्य वाले भाग को जो इसके अंदर होती है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिससे हम और आप केंद्रक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात आएगी केंद्रक, यानी कि इस केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। याद रखेंगे, केंद्रक का खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप सभी समझते हैं प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक है नहीं, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, और इसका खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। अब दोस्तों, बात आएगी कि यह केंद्रक मुख्य रूप से किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। बड़ी ही मजेदार चीज़ है। केंद्रक जो होती है दोस्तों, मुख्य रूप से जिन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है हम उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रोटीन होता है। याद रखेंगे, केंद्रक में प्रोटीन होता है, केंद्रक में आपके पास डीएनए होता है, याद रखेंगे, और इसी केंद्रक में आरएनए होता है, और इसी केंद्रक में लिपिड होता है। याद रखेंगे, इन चीज़ों से मिल करके हमारे केंद्रक का निर्माण होता है। यानी कहा जाए कि ये डीएनए जो होता है और आरएनए जो होता है, डीएनए जो होता है आनुवंशिक गुण का प्रतिपादन करता है। तो अगर साधारण तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि आनुवंशिकता से जुड़ी हुई चीज़ें कोशिका के किस भाग में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक में डीएनए होता है, अतः वह केंद्रक ही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आनुवंशिकता के लिए किसे कहे, डीएनए हम लोग करेंगे, आगे देखते चलिए। अब रहेगी बात कि प्रोटीन की मात्रा कितनी % होती है, तो प्रोटीन जो होती है वह 70% होती है केंद्रक में। नंबर 2 पर आता है डीएनए। डीएनए जो होता है वह लगभग आपके पास 10% होता है। आरएनए का मान 2 से 3% होता है, और लिपिड का मान जो होता है वह 3 से 5% तक होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा कि हमारे जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, उसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और लिपिड होता है। प्रोटीन की मात्रा 70%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% और लिपिड 3 से 5%। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में जो है प्रोटीन निभाती है, इसलिए प्रोटीन को शरीर निर्माणक पदार्थ भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, डीएनए। हम लोग सबसे पहले डीएनए पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब देखने की कोशिश करेंगे डीएनए। डीएनए जिसका सबसे पहले पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब रहेगी बात कि आप जो इसमें शब्द देख रहे हैं एनए, एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड। अभी आपको तुरंत मैंने बताया कि कोशिका की जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसका केंद्रक में उपस्थित रहने वाला जो भाग होता है, एक उसमें डीएनए आता है। चूंकि यह केंद्रक में पाए जाने वाला एक प्रकार का एसिड अर्थात अम्ल होता है, यही कारण है कि इसके नाम में न्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों, अब किसी भी चीज़ को खोजा जाता है, उसको परखा जाता है, फिर उसकी संरचना दी जाती है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं। तो सबसे पहली बात है कि डीएनए का खोजकर्ता, यानी कि डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, तो डीएनए को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति के नाम कार्लसबर्ग है। वहीं पर अगर सबसे पहले इसको परखने की कोशिश किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम जोहानसन है। और यदि कह दिया जाए कि डीएनए का संरचना किसने दिया, वही डबल हेलिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स। तो कहते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना है वह किसने दिया था, मैं आगे बताऊंगा डबल हेलिक्स क्या होता है, किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक। तो उम्मीद करते हैं
हैं कि डीएनए से संबंधित उसके फुल फॉर्म, उसको देखा, उसको परखा और संरचना किसने दिया, ये बिंदु आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आपको डीएनए जो आपको केंद्रक है, उसके बाद उसमें डीएनए कैसे होता है, डीएनए से किस प्रकार से जो है आपके पास जीन होता है और जीन किस प्रकार से आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है, इस बिंदु को आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जरूरी इस चीज़ की है कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। उसी गोलाकार संरचना में जो होता है वह डीएनए उपस्थित रहता है, प्रोटीन रहता है, आरएनए रहता है और लिपिड्स रहते हैं। इसकी मात्राएं मैंने आपके थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों ये आपको गोलाकार जो भाग दिखाई दे रही है उसको आप क्या समझेंगे, इसे केंद्रक समझेंगे। इसके अंदर उपस्थित रहने वाली यह एक गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम मतलब समझेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों इसी गुणसूत्र के अंदर जो होता है, इस प्रकार से जब इसको सबसे पहली बार इसको खींचने की कोशिश किया गया, इस जब गुणसूत्र जो है आपके पास क्रोमोसोम उसको खींचा गया तो कुछ जालीदार इस प्रकार से ये बन करके आ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से बनकर आ रहे थे। और दोस्तों जब इसको और तेजी पूर्वक जब खींचने की कोशिश किया तो ये इस प्रकार से आ गए और इस तरीके से निर्मित होने लगे। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये वाला गुणसूत्र होता है जिससे आप समझते हैं कि बच्चों में गुणसूत्र कितने होते हैं, उसका लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत परे होंगे। लेकिन ये वाली जो संरचना होती है ना, यानी कि डीएनए जो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए के बाद जब इसको अगर हम लोग खींचेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास संरचना दिखाई दी। इसमें से यह जो आपके पास अंदर एक वाली जो गुट कहलाएगी वह उसी को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए, केंद्रक और केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए को जब हम आगे की तरफ खींचेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कहता है कि आनुवंशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, डीएनए करता है। आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, तो गुणसूत्र के माध्यम से होता है। लेकिन अगर डीएनए, जीन और गुणसूत्र में से अगर दो ना दे करके कोई एक भी अगर दे दे और क्वेश्चन में पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो याद रखिएगा तीनों में से कोई एक दिया रहे, दो गायब कर दे तो आपको एक आंसर कर लेना है, ठीक है। और याद रखेंगे क्योंकि गुणसूत्र का ही भाग डीएनए होता है, डीएनए के ही भाग जो होते हैं इसका अगला भाग क्या कहलाता है, आपके पास जीन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत सारे ऐसे संरचनाएं होती हैं, इसमें इसको हम लोग टर्म्स के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स। और इस टर्म्स के अंदर जो होती है न्यूक्लियोसाइड के नाम से हम इसको जानेंगे। इसके टर्म के अंदर उपस्थित रहने वाली चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानेंगे। ये टर्म है, इस टर्म की लंबाई जो होती है दोस्तों, वह जो होती है टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वह 34 एंगस्ट्रम होती है, समझ रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि दो टर्मों के बीच की या किसी जो ये संरचना बनी हुई है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना कहलाती है, समझ रहे हैं ना। एक प्रकार देखेंगे अगर इस तरीके से आकर के और इस तरीके से होने लगे तो इसको हम लोग डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक के मान को हम लोग टर्म्स कहते हैं। इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। और दोस्तों बता दूं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वह न्यूक्लियोसाइड की संख्याएं कितनी होती है, 10 होती है, याद रखेंगे। तो यहां से 10 की टोटल लंबाई आपके पास कितनी दी गई, 34 एंगस्ट्रम। तो समझ लीजिए इसको 10 भागों में बांटेंगे तो एक की मान 3.4 एंगस्ट्रम आ जाएंगे। इसको संरचना देने का काम सबसे पहले किसने किया था, डबल हेलिक्स नियम का वो देने का काम किया था आपके वाटसन और क्रिक ने। हम आगे इस बिंदु को और चर्चा में रखने की कोशिश करेंगे और बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसको आप सभी जानते हैं कि इस चित्र को देने का प्रयास वाटसन और क्रिक ने दिया था। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया था। इसको हम लोग वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में उपस्थित रहने वाली इसको टर्म कहते हैं और टर्म में कुल मिलाकर ये पूरे के पूरे जीन कहलाते हैं। और जीन का एक जो ऐसे एक टर्म से एक जीन का निर्माण होता है और उसी जीन इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रम होती है। और उसके बाद इसमें 10 ऐसे भाग होते हैं जिसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड की जो आपके पास लंबाइयाँ होती हैं या उसके बीच की दूरियाँ जो होती है वह 3.4 एंगस्ट्रम होती है। तो ये बात आपके पास से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें ये रेखाएं क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये रेखा क्या है। ये तो आप समझ गए टर्म है, इसके बाद समझ गए पूरे जीन है, लेकिन ये वाली क्या रेखा है, इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यह जो डीएनए है उस डीएनए में देखना है कि डीएनए जो है दो भागों में आपको बांट दिया जाएगा। दो प्रकार के पदार्थों में मौलिक पदार्थ जो होते हैं उसमें रहता है। पहला नंबर न्यूक्लियोसाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और टोटल जो आप लोग डीएनए जो होगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि यह जो एक है एक वाली भाग इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ऐसा ही कई प्रकार की श्रृंखला ऐसे बन जाएगा तो उसके कई सारे, यानी कि पॉली का मतलब बहु होता है, बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार से ऐसे हेलिक्स की श्रृंखलाओं को मिला देंगे, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानेंगे पूरी की पूरी संरचना को। तो हमारी बात इसकी चलने वाली है, इसलिए ध्यान रखेंगे। डीएनए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वह दो भागों में पाया जाता है। पहला नंबर होता है सुगर और दूसरा नंबर नाइट्रोजन बेस। और सुगर जो होता है वो दो प्रकार का होगा, एक होता है राइबोस और दूसरा होता है डाईऑक्सी राइबोस। यही कारण है कि इसका नाम डाईऑक्सी राइबोस भी रखा गया है, क्योंकि इसमें डाईऑक्सी राइबोस नामक जो होता है वह सुगर पाया जाता है। आगे है कि अब नाइट्रोजन बेस क्या होता है, यह फ्यूरिन होता है और पायरेडिमीन होता है। फ्यूरिन को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो एडेनिन को हम लोग यहाँ पर फिलहाल ए से सूचित करेंगे, ग्वानिन को दोस्तों यहाँ पर हम लोग जी से सूचित करेंगे, और एक होता है साइटोसिन, तो साइटोसिन को यहाँ पर सी से सूचित करेंगे, और एक होता है थाइमिन जिसको हम लोग टी से सूचित करेंगे। जानते हैं दोस्तों ये सारी चीजें जो है उसकी ज्यादा इसमें महत्व, फिलहाल महत्व तो है इसके अंदर पाई जाने, लेकिन वो चीजें रेखाओं की तरह दिखाई देती है। क्या होती है एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन जो होता है ए का जो मिलन होती है वह ए का मिलन दोस्तों हम लोग टी के साथ करते हैं। याद रखिएगा ए का मिलन टी के साथ करते हैं। तो जब ए जाकर के टी के साथ मिलता है तो इस प्रकार से एक यह लकीर जो है यह एक बंधन का निर्माण कर देता है। फिर देखेंगे तो अब बचा क्या, ग्वानिन और क्या सी। तो ग्वानिन मिलता है किससे, सी से। तो याद रखेंगे कभी कभी पूछ देता है कि डीएनए में एडेनिन जो होता है थाइमिन से किस बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। तो एडेनिन जो होता है वह थाइमिन से द्वि बंधन के माध्यम से जुड़ा रहता है, यानी कि ए टी से, और उसके बाद ग्वानिन जो होता है वह किससे जुड़ा रहता है, सी से, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बिंदु जो है डीएनए से संबंधित समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि आरएनए क्या है, और यदि वीडियो लंबा होने लगेगा तो प्रोटीन जो है हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो छोटा रहा तो हम लोग 20 मिनट तक का भी वीडियो हुआ तो हम आरएनए और प्रोटीन को पूरे रूप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अब आरएनए को। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल हम लोगों ने देख लिया डीएनए क्या है, अब आइए देख लेते हैं आरएनए। आरएनए कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आरएनए का पूरा नाम जो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसमें राइबोस होता है, लेकिन याद रखेंगे शुगर के रूप में इसमें राइबोस तो पाया जाता है, लेकिन बेस जो होता है, जहाँ बेस डीएनए में जो होता है वो थाइमिन होता है, वहीं पर बेस जो है थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। याद रखेंगे टी के स्थान पर जब यूरेसिल हो जाए, अगर इसके बंधन में या इसमें दिखाई देने लगे बेस के रूप में यूरेसिल थाइमिन के स्थान पर, तो वो आरएनए हो जाता है। संरचना इसकी कैसे होती है, तो जो है आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है। याद रखने की कोशिश करना है। इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे आरएनए का मुख्य काम जो होता है वह हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। याद रखिए सबसे पहले अब आइए थोड़ा संरचना देख लेते हैं। सिंगल हेलिक्स क्या है, तो जहाँ तक आप ऐसे समझ रहे हैं इस तरीके से आकर के इसमें से इस प्रकार की ये जो संरचनाएं पाई जा रही है इसमें से इस तरीके से निकल जाए, तो इसको हम लोग दोस्तों ये सिंगल हेलिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि आरएनए का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको तुरंत बताया गया था कि ए का जो मिलन होता है वह किसके साथ होता है, टी के साथ। ए का मिलन किसके साथ, टी के साथ, और जी का मिलन सी के साथ होता है। यानी कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन को मिलन जो होती है जब टी के साथ हो जाए तो वह डीएनए हो जाता है, लेकिन अब डीएनए के आरएनए में जो होगा एडेनिन का जो मिलन होगा वह यूरेसिल के साथ होने लगेगा। तो एडेनिन जो एडेनिन है वह यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ सिंगल त्रिबंधन के साथ जुड़ने लगे, तो इसको हम लोग डीएनए नहीं बल्कि आरएनए के नाम से जानते हैं। ये सिंगल बॉन्ड्स कहलाते हैं, सिंगल हेलिक्स कहलाते हैं, और जब इसी को ऐसे ऐसे कर देंगे और उसके बाद यू के स्थान पर टी कर देंगे तो वह डीएनए में बदल जाता है। तो दोस्तों क्या काम होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है और डीएनए को किस प्रकार से आरएनए में चेंज करेंगे, आरएनए को कैसे डीएनए में चेंज करेंगे, और प्रोटीन हमको बनाना है तो फिर क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम आगे आपको बताने की कोशिश कर रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही मजेदार टॉपिक। दोस्तों अब देख लेंगे सबसे पहले, अब जो मुख्य बिंदु है वो है आरएनए। आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, आरएनए कई प्रकार के पाए जाता है। आप बहुत जगह पढ़े होंगे कि आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। मैं भी यही बताऊंगा कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो आरएनए होता है उसको एमआरएनए कहा जाता है, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले ये टीआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, और उसके बाद आरआरएनए क्या है, इसको समझिए। हमने तुरंत आपको पहले बताया था कि आरएनए का मुख्य काम क्या होता है, वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे शरीर में जो एक प्रोटीन का निर्माण होता है वह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। याद रखेंगे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जब हमारे पास मिलेंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान में रखने की कोशिश करना है, एक प्रोटीन का निर्माण
निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और ये 20 जो अमीनो अम्ल होता है दोस्तों वो 10 और 10 के रूप में टूटा रहता है। तो याद रखिएगा 10 जो होता है आपके शरीर में उपस्थित रहता है, उसको बाहरी स्रोत से परिपूर्ण नहीं की जा सकती है। लेकिन 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको आपको भोजन से, खाद्य पदार्थों से, जो भी आप सेवन करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उससे प्राप्त होता है। इसी के ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मैसेंजर और उसको राइबोसोम करने के लिए, राइबोस करने के लिए जिन आरएनए के द्वारा इसका भूमिका निभाई जाती है उसे हम लोग mRNA, tRNA और rRNA के नाम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ये 10 जो अमीनो अम्ल है जो कि हम लोग भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों से लेते हैं, उसमें सबसे पहले देख लीजिएगा, जैसे ही हमारे शरीर को पता चलता है या हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाले आरएनए को पता चलता है कि हाँ कुछ ऐसे पदार्थ हमने लिया है या खाया है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होने वाली है, तो वो जो आरएनए उसको सपोर्ट करता है, इसकी मैसेज जो पहुँचाता है किसको, इस आरएनए को या फिर हमारे शरीर के सिस्टम को जो पहुँचाता है उसको मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। जब मैसेंजर आरएनए को ये प्राप्त हो जाती है, वैसे पदार्थ जो उसमें एमिनो अम्ल है जिससे प्रोटीन बनाने की आवश्यकता पड़ रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देता है, यानी कि स्थानांतरित कर देता है। तो जो भूमिका निभाती है आरएनए उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, उसे टीआरएनए कहते हैं। जो मैसेजिंग में करती है उसको हम लोग एमआरएनए कहते हैं। अंत में बच जाता है कि आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर इसको राइबोसोमिंग की जाएगी, अर्थात इसको संश्लेषित किया जाएगा, इसको तैयार किया जाएगा, अर्थात वैसे पदार्थों का मैसेंजर देना जिससे प्रोटीन बनने वाला है उसको एमआरएनए, जो ट्रांसफर कर दे टीआरएनए, और जो उसको तैयार कर दे उसे क्या कहते हैं, एमआरएनए। इस प्रकार से आरएनए की भूमिका होती है और 3 प्रकार के होता है। अब दोस्तों देखेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए बनाया जाता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए कैसे बनाया जाएगा और फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाएगा। तो देख लेंगे डीएनए से अगर डीएनए को तैयार किया जाएगा तो इस सिस्टम को रिप्लिकेशन कहते हैं। याद रखिएगा डीएनए से डीएनए भी तैयार होता है, इसको रिप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से अगर हम लोग आरएनए को बना रहे हैं, अर्थात जो ये डीएनए है उससे आरएनए कन्वर्ट कर दे, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये उल्टा आरएनए से फिर डीएनए आ जाए तो रिवर्स मतलब उल्टा होता है, इसको उल्टा ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा डीएनए से क्या डीएनए बन जाना रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बन जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर आरएनए से डीएनए का निर्माण होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बना दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा अब प्रोटीन से आरएनए नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए को प्रोटीन में बदला जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट को हमने आपके पास रखने की कोशिश किया है। यह चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अंत में मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है दोस्तों वह सिर्फ वहीं पर नहीं पाया जाता, सिर्फ मतलब ऐसे केंद्रक में कुछ ऐसे भाग भी होते हैं हमारे शरीर में जिसमें डीएनए उपस्थित रहते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें उपस्थित होते हैं यहाँ पर, और कुछ अन्य भाग भी होती है जो हम लोग किसी अन्य वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए अब हमको स्टॉप करना होगा। शुक्रिया आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।